अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं गज़नफ़र इकबाल और आप देख रहे हैं एचआर स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है कलराश लॉ को। तो कलराश लॉ क्या कहता है? देखिए, जब हमने एक डिल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसको ज़रा देख लें कि जो हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम डिल्यूशन करते हैं ना, तो हमारी कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हम डिल्यूशन करते हुए इनफाइनाइट जाते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो कलराश अपने लॉ में ये कहता है कि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हम इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दें तो जो वैल्यू आ रही होती है इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस की, वो एक्चुअली क्या होती है, उसके कैटायंस या एनायन की कंडक्टेंस का सम होती है। यानी उस वक्त उसके कैटायन किस तरह की कंडक्टेंस, कितनी कंडक्टेंस शो कर रहे हैं और उसके एनायंस कितनी कंडक्टेंस शो कर रहे हैं, तो उसको अगर हम सम कर लें तो हमारे पास ओवरऑल इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये कलराश लॉ है जिसको मैथमेटिकली आप देखते हैं। तो ये इक्विवेलेंट इन्फिनिटी क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। और लेमडा सी क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस। और लेमडा ए क्या चीज़ है? कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कह सकते हैं आप इसको। इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर होता क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। देखिए, आपने जब डिल्यूशन का इफेक्ट पढ़ा, आपने कहा आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डिल्यूशन करते जाएंगे कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ती जाएगी। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज़ाहिर है उसमें आपको पता है कि मैक्सिमम आयनाइजेशन हो चुकी होती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि आयनाइजेशन बढ़ती जाती है, मैक्सिमम हो जाएगी। जब आयनाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगी तो आयंस के दरमियान जो इंटर आयनिक इफेक्ट्स हैं, आप कह सकते हैं, वो मिनिमम हो जाएंगे। तो आयंस को डिस्टर्ब करने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करने की वजह से अपनी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में अपना हिस्सा डालते हैं, यानी उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसको हम सम करते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है। फिर आप ये देखें कि जो कंडक्टेंस वैल्यू है ना एक आयन की, क्या कह रहा हूँ मैं, कंडक्टेंस वैल्यू एक आयन की उसी आयन के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि अपने को आयन के ऊपर। क्या मतलब है इसका? इसको समझने के लिए आप ये चार्ट देखिए, ये टेबल को देख सकते हैं आप कि KCl है, NaCl है हमारे पास। ठीक है, तो KCl में हमारे पास यहाँ Cl नेगेटिव है, इधर NaCl में भी Cl जो है हमारे पास नेगेटिव आयन है। इन दोनों की जो कंडक्टेंस की वैल्यू है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, वो ये वैल्यूज़ हैं। और इन दोनों में जो गैप या डिफरेंस आ रहा है वो 23.41 है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एक्चुअली हमारे जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके बदलने की वजह से आ रहा है। दोनों केसेस में जो हमारा नेगेटिव आयन है उसकी जो वैल्यू है कंडक्टेंस की वो सेम रहे। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की नेचर की वजह से इसकी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से अगर हम KBr या KCl को देखें तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आयन सेम है लेकिन नेगेटिव आयन दोनों केसेस में बदल गए हैं। अब जो दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा है वो 2.06 है। इसका मतलब ये है कि दोनों केसेस में जो पोटासियम की वैल्यू है वो सेम रही, लेकिन Br और क्लोरीन दो मुख्तलिफ आयन थे, तो उनकी कंडक्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से इनकी वैल्यूज़ में क्या आ गया? चेंज आ गया। ठीक है, अब ये बात जो है वो आपके याद रखने की है कि मतलब यहाँ से जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि आयंस बदलने से उनकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू होती है, यानी एक पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है तो उसका को आयन जब बदलता है तो उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ओवरऑल वैल्यू पे इसलिए फ़र्क पड़ता है कि जो आयन आया है उसकी अपनी कंडक्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर हम कहते हैं कलराश लॉ बड़ा हेल्पफुल है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 एप्लीकेशंस को देखेंगे कि जो हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम कलराश लॉ इस्तेमाल करते हैं। ज़रा याद करें, जब हमने इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन को स्टडी किया था तो हमने कहा था, अगर आपको नहीं पता तो आप जो प्रीवियस हमारा लेक्चर है उसको ज़रूर देख लें, कि जब हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डिल्यूट करते हैं तो इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस की इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर जो वैल्यू है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर ये उस वजह से फिर कलराश लॉ जो है हमें एक इनडायरेक्ट मेथड देता है। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम फाइंड कर सकते हैं। स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास चंद एप्लीकेशंस हैं, इनको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो किस तरह से फाइंड आउट हो सकती है। तो पहली बात यह है कि मैंने आपको बता दिया कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हम ग्राफ के ज़रिए से जो इनफाइनाइट डिल्यूशन है, इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो फाइंड आउट ग्राफ के ज़रिए से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कलराश लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो कलराश लॉ किस तरह से इसको फाइंड आउट करता है उसको समझने के लिए आप जो है एक एग्जांपल करके देखें। मैं आपके सामने एक एग्जांपल करता हूँ।
इस एग्जांपल को देखें, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले एग्जांपल को ज़रा देख लेते हैं, सिंपल सी है। दूसरे एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले एग्जांपल में आप देखिए कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट इज़ 126.4, 426.4, 1 एंड 91 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन डेटा है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इन फाइनाइट डिल्यूशन। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि जो आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमने उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी है, और कहाँ पे करनी है, इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर करनी है। इसका मतलब ग्राफ से हम फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, तो कलराज ने हमें एक इनडायरेक्ट मेथड दे दिया इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको अब ज़रा आप देखें जी, तो इसको आप यहाँ पे देखें, मैंने इसको सॉल्व किया है, उम्मीद है आपको ये नज़र आ रहा होगा अच्छे से। तो ज़रा इसको देखें, हमें जो पूछा गया है, मतलब हमने मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है हमने, और किसकी, एसिटिक एसिड की। और जब वो डिसोसिएट होता है, आपको पता है वो एसीटेट आइन और हाइड्रोजन में चला जाता है। हमने ये, इसका मतलब हमने ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। और डेटा हमें क्या गिवन है कि NaCl है, तो हमने ब्रेक करके देख लिया, हमें उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई थी। हमने क्या किया है, ज़रा गौर करें, NaCl को ब्रेक करके देख लिया कि वो सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें ये कलराज ने बताया है कि जो हमारे ओवरऑल वैल्यू होती है वो एनाइन और केटाइंस का सम होती है। तो केटाइंस और एनाइंस को हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। सोडियम आइंस, इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू प्लस क्लोराइड आइंस, और ओवरऑल वैल्यू हमने दी हुई थी 126.4 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। फिर हमने दूसरा देखा, जो हमें गिवन था HCl दिया हुआ था, हमने उसको ब्रेक किया तो हाइड्रोजन आइन और क्लोराइड आइन में कन्वर्ट हो गया, और उसकी गिवन वैल्यू थी वो आपको दी। इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है बच्चों। फिर आपके पास तीसरा जो इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो सोडियम एसीटेट था। हमने उसको डिसोसिएशन करके देखी, तो वो एसीटेट आयन और सोडियम में कन्वर्ट हुआ, और उसकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू थी वो 91 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल। ये पर ओहम है, इस यूनिट को आपने सही कर लेना है। ये ओहम सेंटीमीटर पर मोल लिखा हुआ है, आपने इसको ठीक करना है पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से, यानी ये आपने गलती नहीं करनी, इसको ठीक कर लेना है। अब ये आपके पास गिवन डेटा है। अब ज़रा सोचें, अपने क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से सोचना है। एसीटेट आइन है और हाइड्रोजन आइन है आपके पास, यानी इसके लिए आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको चाहिए क्या, एसीटेट आइन चाहिए और हाइड्रोजन आइन चाहिए। अपनी सारी इक्वेशंस में 1, 2 एंड 3 में आप देख लें कि जो जो चाहिए वो आप रख लें, यानी प्लस कर लें, और जो जो नहीं चाहिए आप उसको माइनस कर दें। यानी प्लस माइनस का खेल है, यहाँ पे आपने प्लस माइनस करना है। अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो यहाँ सोडियम आइन और क्लोराइड आइन है, जबकि आपको जो रिक्वायर्ड डेटा है उसमें आपको ये नहीं चाहिए। इसका मतलब इसने अल्टीमेटली यहाँ से माइनस हो जाना है, ये माइनस की इक्वेशन होगी। हमारा जहन बन गया, हमने इसको कंसिडर कर लिया। अब HCl को देखें, इसमें हाइड्रोजन आइन है और क्लोराइड आइन है। इसका मतलब हमें ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी ये जो एसीटेट आइन की डिसोसिएशन है उसमें हाइड्रोजन आइन मौजूद है, इसका मतलब ये वाली चीज़ हमें चाहिए। फिर नीचे देखें, यहाँ एसीटेट आइन मौजूद है, तो हमें एसीटेट आइन भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 एंड 3 या 3 एंड 2 आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, इनको तो हम माइनस नहीं कर सकते। ये कॉमन सेंस है ना आपकी, आपको पता चल गया आपको एसीटेट आइन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए, तो आप इनको तो माइनस कर ही नहीं सकते। तो 2, 3 को ऐड कर लें या 3, 2 को ऐड कर लें, और इक्वेशन 1 में सोडियम और क्लोराइड आइन वो आपको नहीं चाहिए, तो आप उनको माइनस कर लें। मैंने क्या लिखा, ऐड इक्वेशन 3 एंड 2 एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1। 2 एंड 3 को ऐड करें और 1 को निकाल दें। तो इक्वेशन 3 में पहले देखें क्या चीज़ है, एसीटेट आइन प्लस सोडियम आइन, और इक्वेशन 2 में देखें हाइड्रोजन आइन और क्लोराइड आइन, इसको आपने ऐड कर लिया। और इक्वेशन 1 में देखें सोडियम आइन और क्लोराइड आइन, इसको आपने माइनस कर दिया। माइनस दिस एंड माइनस दिस, ये दोनों आपस में माइनस हो गए। ठीक है, अब जो चीज़ें कटती थी वो काट दें। ये देखें प्लस का सोडियम आइन, और इधर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का सोडियम आइन आ रहा है, यानी यहाँ माइनस आ रहा है, तो आपने इसको कट कर दिया। यहाँ प्लस है, प्लस है क्लोराइड आइन के साथ, और यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में कट हो गए। आपके पास बचा क्या, सोडियम आइन, एसीटेट आइन बच गया ये वाला, और हाइड्रोजन आइन बच गया। यही तो आपको चाहिए था, ये वाला यहाँ से। और इधर दूसरी तरफ आपने इक्वल का साइन डाल के वैल्यू भी पुट करनी है। तो इक्वेशन जो 3 है उसकी वैल्यू है 91, इक्वेशन जो 2 है उसकी वैल्यू है आपके पास, हाँ जी बच्चों, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है आपके पास 426.1 है, और इक्वेशन जो 1 है उसकी वैल्यू क्या है 126.4। तो ये आपने 2 प्लस हो गई और ये माइनस हो गया। तो हाँ जी, अब आप देखें,
आपके पास ये इक्वेशन है, 2 प्लस हो गई, 1 माइनस हो गया, तो जब आपने इसको प्लस माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 390.7 पर ओहम। यहाँ भी आप पर ओहम करिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट फिर ठीक कर लें, पर ओहम यानी सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो ये आपने कौन सी वैल्यू फाइंड की है? आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड की है। कहाँ पे की है? एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और जो आप ग्राफ के जरिए से फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। ठीक है बच्चों, आपको ये फाइंड करना आ गया। अब जो मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन छोड़ा है, फ्रॉम द गिवन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट फॉर द NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो गिवन डेटा है वो ये है, ठीक है, इस तरह से ये गिवन डेटा दिया हुआ है और आपने इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो आप इसको पहले आप डिसोसिएट कर लेना, NH4 प्लस और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनको डिसोसिएट करके इनकी वैल्यूज़ लिख लेना। उसके बाद आपने प्लस माइनस करना है। जौन सी इक्वेशन आपकी प्लस हो रही है उसको प्लस कर देना, और जो माइनस हो रही है वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा देख के कि आपको क्या क्या चाहिए। मतलब अमोनियम आयन चाहिए और हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, तो आपको ये यहाँ से इक्वेशन को जब आप डिसोसिएट करेंगे इन सब को, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन आपको चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। एक हिंट दे के जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेशन बैलेंस ना हो रही हो तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी इन इक्वेशंस के साथ कहीं पे आपके साथ इक्वेशन बैलेंस ना हो रही हो तो बैलेंस करने के लिए आप 2 से डिवाइड, 2 कह रहा हूँ, मतलब मेरे मुंह से 2 निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कहा था 2 से, मतलब किसी भी डिजिट से जो आपको लगे कि इससे मल्टीप्लाई करने से ये आपका बैलेंस हो जाएगा, तो उस तरह से आपने इसको बैलेंस करके प्लस माइनस करना है, तो आपके पास इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी।